हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल विजय वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होगी राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26। अब ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है और ये हम आज क्यों पढ़ेंगे और इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर आज बताऊंगा। और इस क्लास के अंत में यानी इसके 2 से 3 पार्ट बनेंगे। इकोनॉमिक सर्वे एक पार्ट में पूरा कवर नहीं होगा, तो इसके 2 से 3 पार्ट बनेंगे। और 2 से 3 पार्ट के बाद हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, या जो भी एक-एक नंबर के 2-2 नंबर के जो पीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर हम सब क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, तो ये जो क्लास है हमारी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी क्लासेस के लिए हम ये सभी एग्जाम्स के लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, फिर और बजट की क्लास भी होगी। बजट क्या होता है, बजट में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, सब हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यूपीएससी की या एमपीपीएस, सॉरी जो भी स्टेट पीसीएस होते हैं उनकी, तो वहाँ पर ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो किस किस जगह पे काम आएगा। तो अगर मैं बात करूँ प्री की, तो प्री में आर्थिक सर्वेक्षणकर्ता, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सकल स्थिर मांग सकल स्तर समग्र निर्माण वस्तु एवं सेवा कर, एमएसएमई, एनपीए यानी गैर निष्पादित बैठकें, चालू घाटा, ठीक है, और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे जो प्री में पूछी जा सकती है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कोई भी स्टेट पीसीएस हो। वही मैं बात करूं, अगर मैं यूपीएससी के मेंस की बात करूं या किसी स्टेट पीसीएस के मेंस की बात करूं, तो ये टॉपिक वहाँ पर पूछे जाते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, राज राजकोषीय नीति और वित्तीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि, ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इसमें देखने वाले हैं। आज नहीं, 3 जो पार्ट बनेंगे हम, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले नोट, इकोनॉमिक सर्वे एक वार्षिक राष्ट्रीय रिपोर्ट है, यानी सरकारी रिपोर्ट है, जिसे बजट जिसे सबसे पहले मध्य बजट से प्रस्तुत किया जाता है, यानी बजट से पहले इसको प्रस्तुत किया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है, भारत की आर्थिक और भविष्य की समानता का आकलन करना। यानी मैं आपको एक आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये, अगर आप अपने घर का कोई बजट बनाते हैं जनवरी का, यहाँ पर मैं महीने को ले रहा हूँ, साल को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो जनवरी के अंत में आप ये जो आपने जो भी बजट बनाया था उसके अनुसार, या आप दूसरी भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपने सोच के रखा था इसमें इतना पैसा खर्च करना है, इतना हमारा पैसा आएगा, इतनी ग्रोथ होगी, इतनी वृद्धि होगी, ये सारी चीज़ें आपने सोची थी जनवरी के महीने में। फिर फरवरी के महीने में आपने उसका क्या किया, सर्वे किया, यानी सर्वेक्षण किया, ठीक है, कि हमारा जो हमने सोचा था या जो हमारे जो जनवरी का महीना हुआ था उसमें कितना पैसा हमारे पास आया, कितना हमसे खर्च हुआ, ठीक है ना, और कितना हमारा जो डेवलप हुआ, विकास हुआ, यानी कितना हमने उसका सही से यूज किया, क्या हमने योजना लागू की, क्या सब चीज़ें इसमें आती हैं। यानी जनवरी के महीना में जो भी हमने खर्च किया, जो भी हमने कमाया, ठीक है, जो भी खर्च किया, जो भी हमने कमाया, उसका हम अगर बाद में सर्वे करें तो उसी को कहा जाता है आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार के अधीनस्थ वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा इसको तैयार किया जाता है। यह आर्थिक प्रदर्शन, क्षेत्रवार रुझान, भविष्य और सांख्यिकी की समीक्षा केंद्रीय वित्त मंत्री
संसद के दोनों सदनों में इसको प्रस्तुत किए, मतलब संसद के दोनों सदनों में कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्र राष्ट्रीय यानी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। यह पहली बार यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण था वो पहली बार 1950-51 में बजट का एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। वर्ष 1964 से इसे अलग से प्रस्तुत किए जाने लगा, यानी पहले इसको बजट के साथ में पेश किया जाता था। ओके, चलिए अब ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, यानी क्या क्या चीज़ें सर्वे किया गया था, किसकी क्या कंडीशन रही, वो सब इसमें बताया गया है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के प्रमुख बिंदु, तो सबसे अब पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की स्थिति, यानी जो हमारा देश है उसमें अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी कितनी रही, मुद्रास्फीति कितनी रही, राजकोषीय घाटा कितना रहा, ये सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। बिल्कुल आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं, एक एक चीज़ को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। वैश्विक आर्थिक वृद्धि में परिसंपत्तियां बनी हैं, हालांकि भू राजनीतिक परिदृश्य, व्यापार के विकास और वित्तीय तनाव से जुड़े जोखिम अभी भी मौजूद है। यानी यहाँ पर क्या बोला गया, भू राजनीतिक परिदृश्य की अगर हम बात करें तो व्यापार का तो विकास हो रहा है लेकिन वित्तीय तनाव अभी भी है, यानी हम बिल्कुल अच्छी तरीके से ऋण ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, यानी अभी भी हम पर तनाव है। प्रथम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी 7.4 और जीवीए 7.3 रहने का अनुमान है। आपको अगर जीडीपी और जीवीए नहीं पता है तो इसके लिए मैं आपके लिए क्लास बनाऊंगा जस्ट बजट के बाद, यानी पहले इकोनॉमिक सर्वे खत्म करूंगा, उसके बाद बजट, उसके बाद हमारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है, यानी जीडीपी क्या होता है और जीवीए क्या होता है, ये सारी चीज़ों को उसमें हम कवर करेंगे। तो जीडीपी, जो वास्तविक जीडीपी थी वो कितनी थी? 7.4 की परसेंट की वृद्धि हुई थी। वही हम अगर जीवीए की बात करें तो 7.3 रहने का अनुमान है। भारत में वित्त वर्ष 2026-27 में विकास दर के साथ 6.8 से 2% की दर से बढ़ने की संभावना है। यानी अगर हम बात करें जो भारत की विकास दर है, वित्त वर्ष विकास दर क्या है, ठीक है ना, 2026-27 में, तो जिसका जो अनुमान लगाया गया है वो 6.8% से 7.2% का अनुमान लगाया गया। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में भारत की विकास दर 2026-27 में कितने का अनुमान लगाया गया है, तो कितने का? 6.8 से लेकर 7.2, जिससे लगातार चौथे वर्ष भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, वित्त वर्ष 2026 निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि 61.5% तक पहुंच गई। ठीक है, और ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको या पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। निवेश में पोर्टफोलियो आई, क्योंकि सकल स्थिर निवेश निर्माण में 7.8% की वृद्धि हुई, जिससे जीडीपी का स्टॉक, ये स्टॉक वगैरह आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सकल स्थिर निवेश निर्माण में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो आपको ये बताना 7.8। यहाँ पर मैंने आपको बताने का थोड़ा प्रयास किया है कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी GFCF, इसे निवेश के रूप में भी निर्दिष्ट किया जाता है। यह एक विशिष्ट अवधि में किसी अर्थव्यवस्था की स्थायी पूंजी पर संपत्तियों यानी निपटान के विदेश के बाद निवेश में जो निवल वृद्धि को संदर्भित करता है। इसमें बुनियादी ढांचे, मशीनरी, उपकरण, अन्य संधारणीय परिसंपत्तियों में किया जाता है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना।
चलिए, अब हम बात करेंगे जो हमारा राजकोषीय घटना, यानी राजकोषीय हमारा कैसा क्या रहा, राजकोषीय के अंदर कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन ने भारत की व्यापक आर्थिक विश्वसनीयता को मजबूत किया है। यानी जो राजकोषीय जो स्तर रहा है वो हमारा क्या रहा है, मजबूत रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कमजोर रहा है कि मजबूत रहा है, तो आपको क्या बताना है, मजबूत रहा है। केंद्र की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2016 से 20 के लगभग 8.5 से बढ़कर जीडीपी का 9.2% हो गई है, जिसका मुख्य कारण उच्च गैर कॉरपोरेट कर या ठीक है जीडीपी का इतना रहा है। ओके, प्रत्यक्ष कर आधार पर विस्तार, ये आपसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे यहाँ पर बताना है कि जीएसटी संग्रह इतना रहा है और पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, इतनी आपको बता देना है। ओके, और इसमें आपके समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये अगला पॉइंट है, वित्त वर्ष 2024-25 में फाइनेंशियल ईयर 2025 में राज्यों का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.2% तक बढ़ गया है, जबकि भारत में 2020 में सरकारी ऋण जीडीपी के अनुपात का इतना अंक की कमी करते हुए इसमें निवेश को बनाए रखा है। अगर अगले टॉपिक में हम देखेंगे वहाँ क्षेत्र, यानी जो एक्सटर्नल इंडिया का जो भी व्यापार होता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन जो आपको परसेंटेज यहाँ पर दिए गए हैं कि इतने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, इतने परसेंटेज की कमी हुई है और इतने परसेंट का टारगेट रखा गया, सिर्फ आपको ये याद रखना है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगले पार्ट में यानी अगली क्लास में हम देखेंगे वह क्षेत्र। 2-3 पार्ट में हमारा ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बजट, फिर उसके बाद इससे संबंधित जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।